मेरी पत्नी 17 साल की थी। मेरे बाबा को एक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। किसी वैद्य ने मुझे मशवरा दिया कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे बाबा का सिर्फ यही एक इलाज है। मैं बहुत हैरान हुआ और अगले ही दिन एक कम उम्र लड़की को खरीद लाया और उससे शादी कर ली। मुझे झटका तो उस वक्त लगा जब मेरा बूढ़ा बाप एक ही हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मेरी कम उम्र पत्नी हर शाम मुझे अपने पास न आने देती और मुझसे माफी मांगती रहती। एक दिन मैंने छोटा सा कैमरा अपने बाबा के कमरे में लगा दिया और जब वीडियो देखी तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि मेरे बाबा तो, मेरा नाम सुरेश है, हम लोग गांव में रहते थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और उसको जान से मारने वाला भी मेरा अपना पिता था। मेरे पिता ने उसे जान से यूं ही तो नहीं मारा था, लेकिन उसकी जिंदगी नर्क कर दी थी, क्योंकि वो हर वक्त उसको अपने कमरे से बाहर ही नहीं जाने देते थे, जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरे पिता को एक अजीब सी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। बस मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े रहते, 2 कदम भी उनसे चला नहीं जाता था। वो मुश्किल से उठकर बाहर वॉशरूम तक जाते और फिर आकर बिस्तर पर पड़ जाते। खाना खाते तो उनको हजम नहीं होता और हर टाइम बुखार और जुकाम तो उनको लगा ही रहता था। इस गांव में डॉक्टर तो कोई था नहीं, बस एक वैद्य जी थे, लेकिन ये बात अपनी जगह सही थी कि वो वैद्य जी बहुत ही अच्छा इलाज करते थे और सारे गांव का ही इलाज करते थे। इस गांव के लोगों ने कभी किसी बड़े डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी सबकी जिंदगी चल रही थी। इसका मतलब कि वो वैद्य झूठा नहीं था, वो मेरे पिताजी का दोस्त था और कभी कभी घर भी आता था मेरे पिताजी को चेक करने के लिए। उसको मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, तुम शादी कर लो, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि ये कैसी बात है कि मैं शादी कर लूं तो मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे। उसने कहा कि देखो, जिस घर में औरत नहीं होती है उस घर के मर्द इसी तरह बीमार रहते हैं। इस घर में औरत आ जाएगी, घर को साफ रखेगी तो घर में बीमारी नहीं होगी, अच्छा खाना बनाएगी तो तुम लोगों के पेट भी ठीक रहेंगे और घर का खाना खाने से वैसे भी कभी कोई बीमार नहीं होता है। बात तो उसकी ठीक थी। मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो गए थे और 3 साल से इस घर की किसी ने ठीक तरह से सफाई तक नहीं की थी। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता था, मैं सुबह जाता तो रात को आता। काम तो मेरा ठीक था, लेकिन हमको रिश्ता कौन देगा, क्योंकि सारे मोहल्ले ने मेरी माँ की चीखें हर दूसरे दिन सुनी थी। मेरे पिताजी उस पर जुल्म करते थे और हाथ भी उठाते थे और उससे अपनी जरूरत पूरी करने में एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ मर गई, सारे मोहल्ले को ये बात पता थी, इसलिए जो भी रिश्ता आता कोई ना कोई उनके आगे ये बात पहुंचा ही देता और इस तरह किसी ने भी हमें रिश्ता नहीं दिया। 1-2 घरों से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक ऐसे घर से रिश्ता लेने के बारे में सोचा गया जिनकी बेटी घर बैठी बूढ़ी हो रही थी, जबकि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी मना कर दिया और मैं हैरान रह गया कि वो अपनी बेटी से तंग है, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता नहीं होता जो कि बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन उन्होंने भी मुझे रिश्ता देने से मना कर दिया। मैं भी कोई हीरो जैसा तो नहीं लगता था, लेकिन मैं अपने पिता जैसा इंसान तो नहीं था और सब यही समझते थे कि ये भी अपने पिता जैसा ही है, अपनी पत्नी के साथ यही व्यवहार करेगा, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा होता है। ये भी अपनी पत्नी पर हाथ उठाएगा और उसकी जान ले लेगा। पिताजी बीमार थे, इसलिए मैं उन्हें कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और अभी और भी बर्बाद होनी थी। मुझे कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। एक दोस्त को ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो दूर दराज इलाके से आए हैं, अपनी बेटियां देते हैं और कुछ पैसे लेते हैं। मैं हैरान हुआ कि वो अपनी बेटी को बेचते हैं। उसने कहा कि बेचते नहीं है, बस उनका ये रिवाज है, उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा लड़की तो ठीक होगी। उसने कहा कि लड़की बिल्कुल ठीक होती है यार, उनकी 8 से 10 लड़कियां होती हैं तो इसलिए वो इस तरह करते हैं, दहेज वगैरह दे नहीं सकते, तुम्हारे साथ शादी करवाएंगे लड़की की और लड़की बिल्कुल ठीक होगी, ये तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। मैंने कहा कि ऐसी बातें तो शादी की पहली रात ही पता चल जाती है, मैं वाकई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 30 साल होने वाली है। दोस्त ने कहा कि 1-2 दफा मुझे कोशिश करने दो, मैं भी कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, किसी की बेटी को खरीदना गलत काम ही था मेरे लिए, जबकि मैं इससे शादी करता, लेकिन फिर भी ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जब मुझे हर तरफ से जवाब मिल गया तो मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, तुम उन लोगों से बात कर लो और फिर मुझे बता दो। उसने सारी बात कर ली,
मुझे 2-4 लड़कियों की तस्वीर दिखाई, जिसमें से मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो बहुत मासूम और प्यारी थी और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैंने कहा कि छोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी ही उम्र की लड़कियां हैं सारी, बल्कि बाकी 2 लड़कियों की उम्र 15 साल थी, इसलिए मैंने इसको चुन लिया। मैं किसी बहुत ज्यादा छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, जबकि ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मर्द हमेशा कम उम्र औरत से ही शादी करना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसी लड़की भी नहीं चाहिए थी जो इतनी कम उम्र हो कि उसे किसी बात का पता ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर उसे पूरा घर भी संभालना था, एक मरीज की देखभाल भी करनी थी, यानी कि मेरे बाप की। इसलिए मैंने 17 साल की लड़की को चुन लिया, जिसका नाम सुमिता था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लड़कियां तो सारी ही खूबसूरत थी वैसे। खैर, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम आकर शादी की रस्म कर लेना और लड़की को साथ ले जाना। इससे पहले लड़की के लिए कुछ चीजें लेनी थी, जिसके लिए मैंने 20,000 रुपये दिए और ये लड़की मुझे 1,40,000 रुपये में मिल गई थी। ये पैसे मैंने उधार लिए थे, लेकिन मैं वापस कर देता क्योंकि मुझे इस साल बोनस मिलने वाला था। मेरा काम इतना बुरा नहीं था, हमारा इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं था, घर अपना था और घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। पिताजी की दवाइयों पर पैसे लगते थे, लेकिन ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। मेरी उसके साथ शादी हो गई और मैंने उनको कहा कि मैं इसे शादी करके लेकर जा रहा हूँ, बाकी आप लोग जो मर्जी समझे। उन्होंने कहा कि जब हम किसी के साथ लड़की भेज देते हैं तो फिर उसके साथ कोई रिश्ता वगैरह नहीं रखते, ज्यादा आना जाना नहीं करते। मैंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर आप आना जाना करें भी तो अगर उसका दिल करेगा आपसे मिलने के लिए तो मैं इसको भी भेज दिया करूंगा। शादी की पहली रात सुमिता ने मुझे कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ है। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए वक्त ले लो। उसने कहा कि मैं आपसे कभी भी ये बात नहीं करती, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप जो कहें मैं वही करूं। लेकिन मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने ये बात कर दी। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा इंसान हूं या नहीं, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जब तुम्हारा दिल करे तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने करीब नहीं करूंगा। बाकी इस घर की जिम्मेदारी का तुम्हें पहले ही पता है। मैंने तुम्हारे माँ बाप से भी कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम काम में बहुत तेज हो, बस घर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि मुझे बहुत काम करने होते हैं। कभी कभी उनको खाना खिलाने के लिए आता हूँ तो मेरा बहुत नुकसान होता है। उसने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और अगले ही दिन से वाकई उसने सब कुछ संभाल भी लिया था। वो बहुत अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी और खाना भी बहुत अच्छा बना रही थी। मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं था जो शादी सिर्फ एक काम के लिए ही करते हैं। वो मेरी पत्नी थी, उसने कहीं भागकर तो नहीं चले जाना था। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो सुमिता एक कोने में बैठी थी। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। जब मैंने उसके कांधे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह डर गई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों डर गई हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने ख्वाबों में डूबी हुई थी, मुझे वो काफी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बात क्या है? उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन वो डॉक्टर का नाम सुनकर भी डरने लगी। डॉक्टर वही था जिसका मैंने पहले बताया था, हम उसको डॉक्टर ही कहते थे, जबकि वो सिर्फ देसी जड़ी बूटियों का वैद्य था। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ लड़कियों वाला मसला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है, तुम अपना ख्याल रखो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो, अगर शर्म आ रही है तो कागज पर लिख कर दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। उसने कहा कि ठीक है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अब मुझे मेरी पत्नी के करीब जाने की तलब होने लगी थी, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। एक दिन मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे पिताजी कमरे से बाहर खड़े थे। जाहिर है कि वो खुद ही चलकर आए थे, लेकिन वो तो कमरे से बाहर तक नहीं आते थे और अभी भी वो इधर ही फिर रहे थे। मैंने कहा कि आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऊपर वाले का धन्यवाद है, पिछले आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ। मैं हैरान रह गया कि मेरे पिता वॉक कर रहे हैं, जो कहते थे कि मैं तो 2 कदम भी नहीं चलूंगा, जबकि वैद्य ने भी यही कहा था कि अगर वो वॉक करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरा इतना ख्याल रखती है कि देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा हूँ। बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं, वो तो बहुत तेज ठीक हो रहे थे। वो हफ्ता 10 दिन में ही उठ खड़े हुए, अपने काम भी सारे खुद से करने लगे। और एक दिन घर आया तो पत्नी ने कहा कि वो घर पर नहीं है। मैं घबरा गया कि कहीं रास्ते में बेहोश न पड़े हुए हों, जो जोश में निकल तो गए हैं लेकिन कोई पता नहीं, इसलिए मैं भी उनके पीछे चला गया। मैंने देखा वो मोहल्ले के चौराहे पर खड़े थे
और अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि वैद्य ने ठीक कहा था, घर में औरत आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया था। वो मेरे पास आने से पता नहीं क्यों घबरा रही थी। एक रात तो उसने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि तुमने मुझसे वक्त मांगा था, मैंने तुम्हें दे दिया और इस बात को 1 महीना हो गया। देखो, मर्द इसलिए शादी करता है और ये कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं है, सारी दुनिया में यही होता है। शादी का मतलब यही होता है। और अब तो मैं ये चाहता हूँ कि इस घर में एक प्यारा सा मेहमान आ जाए ताकि इस घर में आबादी बढ़े और रौनक आ जाए। मैंने अपनी पत्नी को वही कहा जो मेरे दिल में था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे करीब आने से मना कर दिया और कहा कि मुझे माफ कर दे। मैंने कहा कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? क्योंकि तुम मेरे करीब नहीं आ रही हो तो मैं ही तुम्हारे करीब आ जाऊंगा, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? उसने कहा कि मैं इसलिए माफी नहीं मांग रही हूँ, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने ये कहा और बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई रोए, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मर्द के अंदर एक खूबी होती है कि जब वो किसी औरत को रोते हुए देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कोशिश करता है कि उसका मसला हल करे। मैं तो किसी पराई औरत को भी मुश्किल में नहीं देख सकता। ये तो मेरी अपनी पत्नी है और अगर इसे मेरी वजह से दुख पहुंच रहा था तो मैं इसे दुख नहीं देना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पिता तो घोड़े की तरह खड़े हो गए। ऐसा लगता था कि वो मुझसे भी ज्यादा जवान है। उनकी शक्ल भी ठीक हो गई और सेहत भी। उसका दोस्त वही वैद्य घर पर आया हुआ था। दोनों बैठकर हंस रहे थे, किलकारियां मार रहे थे, हंसकर बातें कर रहे थे और मैं हैरान था कि मेरे पिताजी इतनी जल्दी ठीक हो गए। अगर यही इनका हल था तो उनकी सेहत के लिए मुझे पहले से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ पत्नी के हाथों बड़ा ही परेशान था। मैंने वैद्य जी से बात की। मैंने कहा कि आप तो बड़े ही तजुर्बेकार हैं, मेरी पत्नी मेरे करीब क्यों नहीं आती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि देखो, वो कम उम्र है और ऊपर से दूर दराज इलाके से आई है। वहां की औरतों को बाहर नहीं निकलने देते। उनके घर में तो कोई टीवी वगैरह भी नहीं होता। उसे किसी बात का पता नहीं है। तुम उसे कुछ दिन उसके हाल पर छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये बात अपने दोस्त से की तो उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को हनीमून पर ले जाओ। मैंने कहा कि अब कैसे हनीमून पर ले जाऊं, अब तो हमारी शादी को काफी दिन हो चुके हैं। उसने कहा कि ज्यादा दिन होने से क्या होता है, बस तुम उसे हनीमून पर ले जाओ। वो अच्छे इलाके में जाएगी, अच्छे नज़ारे देखेगी, वहां पर तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं होगा। उसे घर के कामों की भी टेंशन नहीं होगी तो उसका मूड बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा पिताजी का क्या करूंगा? तो उसने कहा कि मेरे घर छोड़ जाना। मेरे घर में मेरे बाबा भी हैं, मेरी माँ भी है, वो 3-4 दिन के लिए तो ख्याल रख लेंगी। मेरा दोस्त इतना अच्छा था, मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार था। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी पत्नी को हनीमून पर जरूर ले जाऊंगा। शायद मेरे दोस्त की बात ठीक है। हनीमून पर शायद इसलिए जाया जाता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ ले और उसके आसपास भी कोई ना हो, सिर्फ वो दोनों ही हो, तो फिर एक दूसरे पर ही ध्यान दिया जाता है। जब मैंने ये बात घर में की तो मेरे पिताजी के कदमों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी नहीं जाएगा हनीमून पर। हमारे खानदान में आज तक कोई हनीमून पर नहीं गया। दूसरे शहर की बात है, बेशरम लोग जाते हैं हनीमून पर। मैंने कहा कि इसमें कौन सी शर्म की बात है? अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, किसी और की पत्नी के साथ तो नहीं जा रहा। और वैसे भी तो कोई दूसरे शहर जाता है शॉपिंग करने या डॉक्टर को चेक कराने या शहर करने, तो अगर वो भी वहां जाकर हनीमून मना लेंगे तो किसी को क्या पता चलता है। मेरे मुंह से हनीमून शब्द निकल गया। मैं अपनी पत्नी को शहर पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। मैं हैरान रह गया। जब अपनी पत्नी से बात की तो पत्नी ने भी साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे माफ कर दें। वो बार बार मुझसे माफी मांगती थी, मेरे पास नहीं आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था। मेरे पिताजी को क्या मसला था अगर मैं अपनी पत्नी को हनीमून पर ले जाता? जब से मेरी पत्नी आई थी मेरे पिताजी जवान से हो गए थे। मेरी पत्नी कमजोर हो रही थी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मुझे पता नहीं क्यों शक सा पड़ गया और मैंने अपने पिता के कमरे में कैमरा लगा दिया, जिसका कंट्रोल मैंने अपने फोन पर कर लिया। कैमरा बहुत छोटा था, ये भी मैंने अपने एक दोस्त से ही खरीदा था। लेकिन अगले दिन मेरे पिताजी अपने कमरे में सोए ही नहीं। इसके बाद मैं फिर से इंतजार में पड़ गया और 2 दिन बाद वो कमरे में जाकर सोए। मैं भी रात को सो गया। वैसे तो मुझे जागना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत ही बुरी तरह से नींद आ गई थी। लेकिन सुबह वो वीडियो मेरे फोन में आ चुकी थी। मैंने वो वीडियो सेव कर ली और अपने ऑफिस चला गया और मैं वहीं बैठा था। जब वीडियो को ऑन करके देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई,
क्योंकि उस वीडियो में जो हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरा दिल किया कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, क्योंकि कमरे में मेरा बाप मेरी पत्नी के साथ और वो दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे थे जैसे शादी उनकी हुई है, मेरी नहीं। तभी मैं कहूं कि मेरा पिता अचानक से जवान कैसे हो गया और मेरी पत्नी क्यों मेरे पास नहीं आती। मैं हैरान रह गया और घर आ गया। मैंने शोर मचा दिया। घर में पत्नी थी, पत्नी पर हाथ भी उठाया और पिताजी को भी कह दिया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, तो मैंने भी उनको वीडियो दिखा दी। मेरी पत्नी शर्म से पानी पानी हो गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी को ही बातें सुनानी शुरू कर दी कि शादी तेरी मुझसे हुई है और तू मेरे पिता के कमरे में क्या करने गई थी। लेकिन उसने मुझे रोक कर कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरी टांगे तोड़कर तेरे सर के बाल कटवाकर तुझे गली में फेंक दूंगा। मेरा बेटा भी तुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी पत्नी बहुत मासूम थी, कम उम्र थी। मेरे पिता ने मेरी पत्नी को धमकाया था और इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उस वैद्य का हाथ था जिसने ही मशवरा दिया था। क्योंकि इस वैद्य के तजुर्बे से अगर कोई भी बूढ़ा इंसान अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और उसकी जिंदगी में कोई कम उम्र लड़की आ जाती है तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। जबकि ये सब सिर्फ बेकार की बात थी, बहुत ही ज्यादा बेकार की बात जो पुराने जमाने से चली आ रही थी। लेकिन इस गांव में ये सब कुछ हो सकता था और मेरे पिता से ना होता तो और किससे होता। उसने तो इसी चक्कर में मेरी माँ को मार डाला था और अब मेरी पत्नी के पीछे पड़ गया था। तभी तो वो मेरे पास नहीं आती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो मेरे पिताजी के हाथों यूज हो चुकी थी और मैं भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। और कल को पैदा होने वाली औलाद का न जाने क्या होता, या तो वो मेरे पिता की औलाद होती और या फिर मेरी पत्नी अगर बुरी होती तो फिर वो मुझे अपने करीब आने से रोकती नहीं। वो बेचारी मासूम थी। मैंने अपने पिता को बहुत बातें सुनाई और कहा कि आज के बाद मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। आप अपने लिए खुद करें जो आपको करना है। वैसे भी आप ठीक हो गए हैं। मैंने वो घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर किसी और गांव में चला गया। मेरी पत्नी अभी भी मुझसे दूर भागती थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरी पत्नी ठीक हो गई और 1 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। अभी भी मेरी पत्नी रातों को डरती है। कभी कभी मैं उसके करीब जाता हूँ तो उसको लगता है कि मैं नहीं मेरा बाप है और वो बुरी तरह डर जाती है। लेकिन मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। उसे वापस कैसे भेज सकता था? उसको तो पहले ही उसके पिता ने बेचा हुआ था। अब मैं भी उसे वापस भेज देता तो वो कल को कहीं और बिक जाती। मैं ऐसा नहीं चाहता था। पहले ही मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया था, अब ऐसे कैसे उसको उसके हाल पर छोड़ देता। मैं बुरा इंसान नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसे माफ कर दूंगा। वैसे भी गलती उसकी नहीं मेरे पिता की थी और मैंने अपने पिता को कभी माफ नहीं किया। मेरे पिता अक्सर मुझे चिट्ठी भिजवाते थे, कभी कभी फोन भी करते थे। मैं बार बार नंबर बदलता रहता। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपने किया है वो माफी के काबिल नहीं है। मेरी तरफ से आप यही एहसान समझे कि मैंने आपके बारे में खानदान और मोहल्ले वालों को नहीं बताया, नहीं तो सारा मोहल्ला मिलकर आपको मोहल्ले से भी बाहर निकाल देता। आपको तो बहू बेटी की भी शर्म नहीं है। मेरी खामोशी को अच्छाई समझे और मुझसे दूर रहे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।